बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है और आज हम लोग MBBS के फ़र्स्ट ईयर की बायोकेमिस्ट्री का पहला बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले अपना बेसिक चैप्टर शुरू करेंगे जिसे हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल और सेल एंड दी सेल। ठीक है, अब सेल या बायो मॉलिक्यूल्स हम लोग बेसिक या क्यों पढ़ेंगे शुरू में? हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री का मतलब ही क्या है? बायो मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री को पढ़ना, या सेल कैसे वजूद में आया इसको पढ़ना, या एंजाइम या उनके फंक्शंस को पढ़ना। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सेल किससे बना, या बायो मॉलिक्यूल्स कैसे बने, या किन किन बायो मॉलिक्यूल से हमारा सेल बना हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायो मॉलिक्यूल एंड द सेल चैप्टर। और टू बी ऑनेस्ट, ये आप लोगों की एफएससी से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। आप ये एफएससी में बहुत ज़्यादा डीपली और अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप तो मुझसे मेरे बताने से पहले ही आपको ये याद होगा। सिर्फ आपको एक तरीके से हमें एफएससी को रिकॉल करवाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है बायोमॉलिक्यूल एंड सेल। इस पार्ट में हम लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले तो इस सेल कहता क्या है, सेल है क्या? इट इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द बेसिक डेफिनेशन विच वी स्टडी इन द एफएससी। लेकिन यहाँ पर आई एम दी मतलब सेल हमें बता रहा है कि आई एम द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जो सारी बायोलॉजी में या बायोलॉजी मतलब लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं इसका यूनिट हूँ, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ सेल में होंगी तो वो एक लाइफ में होंगी ना। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर क्या है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। उसके अंदर ऑर्गेनेल्स आ गए, असाइन टू ईच एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज़, और जिसको मैंने दी हुई हैं तरह तरह की अपनी अपनी ड्यूटीज़, इसीलिए मैं लाइफ को रिप्रेजेंट करता हूँ। उसके बाद आ जाता है, हम लोग शुरू में पढ़ेंगे कि सेल जो है वो किस चीज़ों पे बना हुआ है। तो यहाँ पर सेल लिविंग मैटर जो है वो सेल ही है। हम लोगों को पता है जो फर्स्ट कंपोनेंट बना था वो सेल ही बना था हमारा। तो जो कहते हैं कि द लिविंग मैटर जो है वो मेनली 6 एलिमेंट पे बना हुआ होता है, जिनको मेनली हम लोग बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स तो अब वो कौन से हैं? उसको हम लोग कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये जो 6 मॉलिक्यूल हैं ये हमारी बॉडी में तकरीबन 90% हमारे जो बॉडी का मास है वो वो एलिमेंट्स से बनता है। तो अभी इनको मैं याद करने का इजी वे है CHONPS, चौनपस। एक तो ये आपको सीरीज वाइज याद हो जाएंगे, उसके बाद आपको भूलेगा भी नहीं कि कौन कौन से एलिमेंट थे। चौनपस ठीक हो गया। अब ये चौनपस जो एलिमेंट हैं ये हमारी बॉडी का 90% बनाते हैं, और ड्राई वेट ऑफ द 90 मतलब जो है ना हमारी बॉडी का ड्राई वेट का जो है वो 90% बनाते हैं। अब ड्राई वेट ऑफ द सेल क्या है या बॉडी क्या है? ड्राई वेट ऑफ द सेल बेसिकली ये है कि व्हेन ऑल द वाटर ऑफ द बॉडी और द सेल इज एवापोरेटेड बाय एनी मीन, द रिमेनिंग मास विल बी कॉल्ड एज द ड्राई वेट ऑफ द सेल। आई होप सो कि अभी आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इन एलिमेंट्स के अलावा 90 तो ये बनाते हैं, कुछ और एलिमेंट्स तो भी होंगे, एलिमेंट्स भी तो होंगे जिन्हें माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, माइक्रो बायो एलिमेंट्स कहते हैं। वो कौन से हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक, आयरन मतलब फ्लोरीन। तो काफ़ी किस्म के बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारी बॉडी में मिलते हैं, जो कुछ माइक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं, और कुछ जो हैं वो ट्रेसिस एलिमेंट जो बिल्कुल बिल्कुल ही माइन्यूट क्वांटिटी में हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं कि उसके बाद इधर बताया हुआ है कार्बन एज अ यूनिक एलिमेंट ऑफ लाइफ है। कार्बन ही क्यों? हम लोगों ने तो पढ़ा ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर लाइंग इन अवर सेल विच मेक अवर 90%। लेकिन यहाँ पर कार्बन की यूनिकनेस की बात क्यों हो रही है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूनिक है, और यही है जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स की बैकबोन को बनाता है। बायोमॉलिक्यूल्स यहाँ पर हम लोग बेसिकली कह किसे रहे हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है? जिसमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। जिस मॉलिक्यूल का भी आप स्ट्रक्चर देखें उसमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन है, या एनी कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन directly attached, those molecules are called as organic molecule। और mainly organic molecules जो हैं, या conjugate molecules जो हैं, या macro molecules जो हैं, या बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस में मिलते हैं? हमारी लिविंग बॉडी में मिलते हैं। लेकिन उसका जो बैकबोन बनाता है इन सब एलिमेंट्स का, वो कौन बनाता है? कार्बन। इसीलिए हम लोग इसको यूनिक एलिमेंट कहते हैं। यूनिक, फिर भी इसमें यूनिकनेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसको यूनिक बनाती हैं, जो इसको बैकबोन बनाने के काबिल बनाती हैं। वो कौन सी हैं? कि ये
इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है विद इट्स ऑन एलिमेंट और एन अदर एलिमेंट। लाइक हम लोग कहें कि कार्बन हाइड्रोजन जो है वो भी बना सकता है, और कार्बन 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 इनफाइनाइट चेन बना सकता है। तो इसको इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी ये हो गई। एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये एक साथ टेट्रावैलेंट बॉन्ड बना सकता है, वो भी इट्स ऑन एलिमेंट्स के साथ भी और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी बना सकता है। तो एक तो ये टेट्रावैलेंट है, इनफिनाइट चेन बना सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है ये एलिफेटिक सीधी चेन भी बना सकता है, या ब्रांच्ड चेन जैसे कि मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बताया ये भी बना सकता है। ये भी इसकी प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद ये इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक की ये बैकबोन बनाता है। इसके लिए ये भी कहा जाता है, एस्टिमेट किया जाता है डेट 90% ऑफ द कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम इनवेरिएबिलिटी कंटेन कार्बन। जो 90% हमारी बॉडी में मिलते हैं ना कंपाउंड्स, वैसे तो टोटल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों हमारी बॉडी में मिल सकते हैं, लेकिन 90% जो कंपाउंड्स होंगे ना वो किससे बने हुए होंगे? कार्बन से। इससे हिसाब लगा ले कि हमारी बॉडी के लिए कार्बन कितना जरूरी है, और वाकई ही ये एक यूनिक एलिमेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बन जो कि एक एटम था या एलिमेंट था, लेकिन अभी हम लोग मॉलिक्यूल्स की तरफ आ रहे हैं। मतलब हमारी एलिमेंट ने या एटम्स ने मिलकर हमारे मॉलिक्यूल्स को बनाया, किसके लिए? लाइफ के लिए, जो लाइफ में प्रेजेंट हैं। अब वो कौन से हैं? लाइफ इज अ कंपोज्ड ऑफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल। हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ, जब हमारी ओरिजिन हुई थी तो सबसे पहले जब यूनिवर्स बनी तो उसमें एलिमेंट्स थे। एलिमेंट्स के बाद उसमें कंपाउंड्स बने। कंपाउंड्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस 2 किस्म के बने। एक बने सिंपल मॉलिक्यूल, स्मॉलर मॉलिक्यूल, या एक लार्जर मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन से थे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला वाटर बन गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये मतलब कंपाउंड सिंपल कंपाउंड्स बन गए। उसके बाद ये जो है आपस में रिएक्शन कर कर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने लग गए। वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन से हैं? वो मेनली हैं आप लोगों की प्रोटीन बनी, न्यूक्लिक एसिड बना, या और डिफरेंट जो हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल्स बने। तो यहाँ पर मेनली यही। फिर उसके बाद जो वो मॉलिक्यूल्स बने थे, मैं आपको एक दफा पूरी स्टोरी रिकॉल करवा दूं तो ये एफएससी में आप पढ़ चुके हैं मेनली। उसके बाद ये ना इस जो बुक में सत्या मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेनली सेल के लिए रेफर कर रहा हूँ। इसमें इतना ना ब्रॉड या बिल्कुल जो बड़ा खुला हुआ नहीं लिखा हुआ, इसमें मेनली शॉर्ट लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन साथ साथ में देता जा रहा हूँ चैटर्जी के रेफरेंस से। तो आप ये चैप्टर अगर मेरी वीडियो से कवर कर लेते हैं तो आपको ये हिस्टोलॉजी या और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी आप सेल पढ़ेंगे, लाइक फिजियोलॉजी, तो उनमें इतना मेनली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कवर करवा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, अच्छा मैं आपको रिकॉल करवा रहा था एफएससी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स बने 2 किस्म के, फिर सिंपल बने, सिंपल से कॉन्जुगेट बने या कॉम्प्लेक्स बने, कॉम्प्लेक्स से फिर आगे क्या बने थे? हमारे ऑर्गेनेल्स बने थे। मतलब डिफरेंट जो प्रोटीन, लिपोप्रोटीन बनी, मेम्ब्रेन बन गई, अंदर जो है ग्लाइकोलिपिड बने, या डिफरेंट कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बने और हमारे ऑर्गेनेल बनते गए। लेकिन ऑर्गन भी अभी तक लिविंग नहीं है। अभी तक हम लोग किसी चीज को लिविंग का नाम नहीं दे सकते। लिविंग बनने में लिविंग थिंग बनाने में ये मदद जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक इधर तक ऑर्गेनेल तक भी हम लोग किसी चीज को लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि आप माइटोकॉन्ड्रिया को अगर अलग किसी जो है वो मीडियम में रख दें तो वो वहां पर अपना वर्क परफॉर्म इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो ऑर्गेनेल डिफरेंट मिले, लाइक साइटोप्लाज्म, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हमारा ये आप लोग पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस मिला, न्यूक्लियस के अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गेनेल मौजूद है, न्यूक्लियोलस लाइक। उसके बाद फिर हमारे बाहर डिफरेंट पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, बाहर सेल मेम्ब्रेन। तो ये जब आपस में सब राइबोसोम जब आपस में सब ने आपस में मिला के काम दिखाया, इंटीग्रेटेड सिस्टम दिखाया, तो तब हमारा क्या बना? तब हमारी लाइफ का वजूद आया, तब हमारे सेल का वजूद आया, जो कि इंडिपेंडेंट रहने की सलाहियत रखता है और रखता है। और इस स्टेज पे हम इसको कहेंगे कि लिविंग थिंग है, जो हमारे अभी बना है ऑर्गेनेल से, वो लिविंग थिंग है। दोबारा से स्टार्ट करें, एटम, उसके बाद सिंपल मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, फिर सेल्स के बाद क्या? टिश्यूज कलेक्टिव, मतलब उन्होंने मिलकर आपस में काम करना शुरू कर दिया। फिर क्या बने हमारे टिश्यूज? टोटल हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में सेल हैं वो लाइक 200 से ज्यादा सेल डिफरेंट टाइप्स के हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन जो टिश्यूज हैं वो मेनली हमारी बॉडी में 4 टाइप के पाए जाते हैं, एपिथेलियल, नर्वस, मस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू। बाकी इसी की टाइप्स में आ जाती हैं। जब इन्होंने आपस में मिलकर काम दिखाया तो डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स बन गए। जब ऑर्गन्स ने आपस में मिलकर काम दिखाया, इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया,
तो हमारे पास क्या बन गए, ऑर्गन सिस्टम्स बन गए। जब ऑर्गन सिस्टम्स बन गए तो उन्होंने आपस में लाइक हमारा रिनाल सिस्टम जो है वो कार्डियक सिस्टम के साथ उसने मिलकर वर्क दिखाया, तो हमारे क्या बन गई, हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी हायरार्की चलती जाती है, हमारी क्लासिफिकेशन चलती जाती है, लाइक स्पीशी, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर मतलब एन में इकोसिस्टम, फिर बायोस्फीयर, मतलब काफ़ी लॉन्ग सिस्टम है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर सेल तक काफ़ी है, सेल तक कह रहा हूँ, इस चैप्टर के लिए सेल तक या ऑर्गेनिज्म तक काफ़ी है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि यहाँ तक तो मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू बता दिया कि ये सेल या हम लोग इसमें मेनली पढ़ने क्या वाले हैं और कैसे हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो हेल्प करते हैं लिविंग थिंग की फॉर्मेशन में। अभी हम लोग आते हैं बैक टू अवर टॉपिक, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ इज कंपोज्ड ऑफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल। अभी आपको ये जुमले का बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है। जी बिल्कुल बनी हुई है। उसके बाद आता है द सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरियम, उसके बाद जिसे हम लोग कहते हैं एस्चेरिशिया कोलाई, जैसे हम लोग कहते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया कंटेन अबाउट 6000 डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जैसे एक बैक्टीरिया जिसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, जो कि फॉल्स न्यूक्लियस कंटेनिंग है, सबसे सिंपलेस्ट सेल कहलाता है, वही जो है 6000 डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे बना हुआ है, कंपाउंड्स पे बना हुआ है। तो ये सोचें जो हमारा ह्यूमन सेल है, जो एनिमल सेल है, कितना कॉम्प्लेक्स है, यूकैरियोट है, और मतलब तो उसमें कितने ज्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये आप लोगों को एस्टीमेट बताया हुआ है कि सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट सेल भी 6000 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे बना हुआ है। उसके बाद हम लोग कहते हैं, अब आ गया ना ह्यूमन सेल की। ह्यूमन सेल जो है वो अबाउट कितने 1 लाख डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पर वो लाई करता है या उसमें मौजूद होते हैं तकरीबन 1 लाख डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स, मतलब ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया, मतलब ये आपने पढ़ लिया कि केमिकल्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने होते हैं और वो हमारी लाइफ बनाने में मदद करते हैं। लेकिन आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या हैं। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल्स कहें, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहें, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहें, पॉलीमर्स कहें, ये सारे नाम जो हैं वो एक ही है। उसके बाद माइक्रो मॉलिक्यूल कहें, मोनोमर कहें, आप सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कहें, ये जो सब नाम हैं वो एक फैमिली के हैं। अब जो हमारी सिंपलेस्ट मोनोमर्स में आ जाते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं, वो है अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, मोनोसेक्राइड, जो कि मोनोमेरिक यूनिट हैं, जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, मतलब रिपीटिंग यूनिट्स 1000। जो हमारी प्रोटीन है वो 10s ऑफ प्रोटीन मिलती हैं, वो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन बनती है। उसके बाद जो हमारी वो हमारी शुगर है वो हमें 100s ऑफ मिले, तो उसके बाद जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है वो मिलियंस ऑफ मिले तो हमारा डीएनए या आरएनए बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो इससे मतलब है कि रिपीटिंग यूनिट्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड, मोनोसेक्राइड और अमाइनो एसिड्स। किसके, जो हमारी अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन बनाएंगी, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लिक एसिड्स बनाएंगे, और जो मोनोसेक्राइड है वो पॉलीसेक्राइड बनाएंगे। न्यूक्लिक एसिड भी 2 किस्मों के हैं, हम लोगों ने पढ़े थे एफएसए में भी, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इंशाल्लाह हम लोग अभी आगे चल के पढ़ते हैं इनको भी थोड़ा डिटेल में। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि द इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल जो है, अच्छा एक और भी बायो मॉलिक्यूल हम लोग काउंट करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड लार्जेस्ट, मतलब ऑर्गेनिक में काउंट करें तो वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। अगर ओवरऑल सेल की कंपोजिशन में काउंट करें तो वो थर्ड इंपॉर्टेंट में आता है, जो कि लिपिड है। लेकिन उसको हम लोग मेनली स्ट्रिक्टली जो है ना वो हम लोग पॉलीमर या फिर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल में नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? एक तो ये 2 टाइप ऑफ मोनोमर से बना हुआ है, वो कौन से हैं? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। दूसरी बात कि ये जो है ना बहुत ज्यादा लाइक वो 10s और फिर उसके बाद 100s और मिलियंस ऑफ मोनोमर से बने हुए थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें तकरीबन 4 और 5 से जो है वो एक कंपाउंड बन जाएगा, लाइक 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरोल मेक जो सिंपल फैट जिसे कहते हैं वो बना देता है, जैसे हम लोग कहते हैं ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल। ठीक है, तो मतलब इसीलिए हम लोग लिपिड को एज अ स्ट्रिक्टली सेंस में बायोमॉलिक्यूल नहीं कहते, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल नहीं कहते। हालांकि ये लाइफ में होता है, हालांकि ये हमारी लाइफ बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो आगे पढ़ते हैं हम लोग कैसे करता है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल हायरार्ची ऑफ ऑर्गेनिज्म। हायरार्ची मतलब लोअर टू हायर। अब जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हमारे बने थे वो और ज्यादा सुप्रा मॉलिक्यूलर असेंबलीज में जुड़ जाएंगे। जैसे लिपिड और प्रोटीन मिले तो मेम्ब्रेन्स बन गई, मतलब वही ऑर्गेनेल की हमारी फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है इस लेवल पर, विच इन टर्न ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गेनेल्स, उसके बाद सेल्स, उसके बाद टिश्यूज, उसके बाद ऑर्गन्स, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली इन दी होल ऑर्गेनिज्म। और फिर हमारा ऑर्गेनिज्म
वजूद में आ जाता है। उसके बाद हम लोग अभी एक टेबल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, हमारे बायोमोलिक्यूल्स उनका। अभी बायोमोलिक्यूल कौन सा है, प्रोटीन, उसका बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा है या रिपीटिंग यूनिट कौन सा है, अमाइनो एसिड, उसका मेजर फंक्शन क्या है, ये स्ट्रक्चरल फंक्शन भी करता है और हमारा जो है डायनामिक फंक्शन भी करता है, स्टैटिक फंक्शन भी करता है। ये फॉर्मेशन ऑफ मैनी थिंग्स में, लाइक हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, हमारी स्किन, हमारी मेम्ब्रेन्स, तो यह हमारा सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो सारा प्रोटीन पे बना हुआ है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। उसके बाद आते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए न्यूक्लिक एसिड का टाइप है, किससे बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। काम किस में आता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए हमारा हेरिडिटी मटेरियल है जो कि क्या करता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन अपने अंदर संभाल के रखता है। और किस में प्रेजेंट होता है, सेल के किस हिस्से में, न्यूक्लियस में, जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसे हम लोग कहते हैं आरएनए। तो इसमें क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसके बारे में हम लोग सेकंड पार्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रोटीन्स को ही पढ़ने वाले हैं, तो इसकी बायोसिंथेसिस के बारे में काफ़ी कुछ आपको वहाँ पर नॉलेज मिल जाएगी इंशाल्लाह, वो मैं जल्द अपलोड करूँगा। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ प्रोटीन बायोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करते हैं। आरएनए जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए है वो मैसेज ट्रांसफर करता है फ्रॉम जो न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म, और उसकी हेल्प से फिर हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उसके बाद आता है पॉलीसेकेराइड, जिसे हम लोग ह्यूमन फॉर्म में कहते हैं कि ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में। लेकिन 2 और भी हम लोग पढ़ते हैं, 2 और भी हमारे पास जो है मतलब इस यूनिवर्स में जो है 2 और फॉर्म के पॉलीसेकेराइड भी होते हैं, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, लेकिन वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, दूसरी कम्युनिटीज में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ते, क्योंकि एमबीबीएस में मेनली हम लोग एनिमल्स या मेनली हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं, इसीलिए हम लोग उसमें पढ़ेंगे ग्लाइकोजन। डायरेक्ट उन्होंने बुक वालों ने ग्लाइकोजन रखा हुआ है, ये लोग समराइज करके इस बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि मोनोसेक्राइड, और इसके जो रिपीटिंग यूनिट है वो कौन सा है, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का भी कौन सा टाइप है, ग्लूकोज। हेक्सोज शुगर है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। उसके बाद हम लोग कहते हैं काम क्या करता है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारे बॉडी में एक तो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एक रेडियली जो है ना हमारी अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो भी कौन सी है, वो भी कौन प्रोवाइड करता है, वो भी ग्लूकोज या ग्लाइकोजन फॉर्म करता है। तो इसीलिए मीट शॉर्ट टर्म ऑफ डिमांड्स, जो हमारे फॉरन जो हमें एनर्जी चाहिए होती है या शॉर्ट नीड पर चाहिए होती है, वो कौन पूरी करता है, वो हमारी पूरी करता है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं 5th क्लास जो है वो है लिपिड। लिपिड जो बनी हुई है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया, 2 रिपीटिंग यूनिट्स पे बनी हुई होती है, फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, 1 ग्लाइसरोल। और ये क्या करता है, ये भी स्टोर होती है बॉडी में, एनर्जी प्रोवाइड करती है। मीट टू लॉन्ग टर्म डिमांड्स, ये जो है शॉर्ट टर्म डिमांड्स, अगर ये खत्म हो जाए तो हमारे पास जो है फिर फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होने लग जाती है, बीटा जो है हमारे पास फैटी ऑक्सीडेशन हो जाती है या बीटा ऑक्सीडेशन हो जाती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं ये स्ट्रक्चरल फंक्शन भी करती है कि मेम्ब्रेन्स बनाने में भी, क्योंकि लिपोप्रोटीन नेचर होती है, तो प्रोटीन से तो बनी हुई होती है, लेकिन लिपिड भी इसमें होते हैं 40%। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये जो है, इसके लिए एक और बात मशहूर करते हैं कि लिपिड जो है वो तकरीबन डबल एनर्जी देता है, किससे, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के बराबर। लाइक अगर हमारी प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरीज पर मोल, या कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरी पर मोल दे रहे हैं एनर्जी, तो ये जो हमारा लिपिड है वो हमारा 9 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज करेगा। और उसके बाद हम लोग कहते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैन क्या है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैन मतलब कि उसकी जो सेल है वो बाय जो हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं या जो हमारे ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कंपोजिशन के हिसाब से कितने % किस चीज़ से बना हुआ है। पीछे तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एलिमेंट्स तो होते हैं 6 मेनली, जो 90% बनाते हैं, जैसे चॉनपस के नाम से पढ़ लिया। लेकिन अब केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैन बाय बायो मॉलिक्यूल्स, तो वो कौन से हैं। अब इसमें जो हमारी नॉर्मल वेट लिया जाता है, इसमें 65 लिया हुआ है, लेकिन 65 to 70 तक एक नॉर्मल आइडियल बंदे का वेट लिया जाता है। उसके बाद बताया हुआ है वाटर इज सॉल्वेंट ऑफ लाइफ। हम लोगों ने भी पढ़ा था जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक एक तो ये
एक जो हमारा ये एज अ पोलर मॉलिक्यूल है तो इसे पोलर सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करवाना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक या नॉन पोलर को भी डिसॉल्व अपने अंदर करवा लेता है। उसके बाद दूसरी है ये बफर है और एम्फीटेरिक है, लाइक ये बिहेव करता है लाइक एसिड और बेस की तरह, और ये हमारी जो pH है उसे चेंज नहीं होने देता, एक्ट लाइक बफर करता है। और भी इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाती हैं या सॉल्वेंट ऑफ लाइफ बनाती हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं वाटर हमारे सेल में तकरीबन कितनी परसेंट होता है, 60 to 70% बॉडी वेट जो है हमारा वो वाटर पे कंटेन होता है, और बाकी जो होता है वो मैंने बताया जैसे सेकेंड शायद बताया नहीं बताया, लेकिन सेकेंड जो है वो हमारे पास मोस्ट अबडेंटली कौन सी चीज़ होती है, वो होती है प्रोटीन, जो कि मोस्टली मसल होती है। तो प्रोटीन के लिए ये बात भी हम लोग फेमस है। कौन सी बात फेमस है, यही कि इट फॉर्म मोर देन 50 और अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल या बॉडी या सेल के 50% जो ड्राई वेट सेल है ना या बॉडी का जो अभी ड्राई वेट तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या होता है, वो किससे बना हुआ होता है, वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं थर्ड जो क्लास है, मैं पीछे भी बता चुका हूँ ये तो, कि लिपिड जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास। अब जो लिपिड है, अगर ऑर्गेनिक में बात करें तो सबसे फर्स्ट प्रोटीन है, उसके बाद लिपिड मोस्ट अबंडेंट है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, क्योंकि हमारा वाटर इनऑर्गेनिक में आता है ना, तो क्योंकि उसमें देखें कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसीलिए वो इनऑर्गेनिक में आता है। तो इनऑर्गेनिक जो है वो अगर ओवरऑल बात की जाए तो नंबर फर्स्ट वाटर, नंबर 2 प्रोटीन एंड नंबर 3 लिपिड। लेकिन अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो नंबर 1 प्रोटीन एंड नंबर 2 लिपिड। लिपिड क्या है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है और हम लोग इसके फंक्शन ऊपर पढ़ चुके हैं। उसके सबसे बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन में की फॉर्म में हमारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये हमें रेडियली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसके फंक्शंस भी ऊपर पढ़ चुके हैं। नीचे आता है हमारा सेल, जो कि हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है अबाउट एनीथिंग अबाउट द बायोकेमिस्ट्री, अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो या आपको समझ नहीं आ रहा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़नी है, या क्या फ़ायदा है, कौन सी बुक्स आपको रेफ़र की जाएं, या कौन सी बुक रेफ़र करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, इजी होगी, और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी शॉर्ट बुक पढ़नी चाहिए या नहीं, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।